और आज हम लोग जो है ब्रीदिंग देखेंगे। ब्रीदिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई भी एनर्जी लिबरेट नहीं होता है। तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी जो है रिलीज नहीं होता है। इसमें मेनली जो होता है लंग्स का काम होता है। मेनली क्या होता है? लंग्स का काम होता है। इसमें क्या होता है कि एयर को इनहेल किया जाता है और एयर को एक्सहेल किया जाता है। ओके, तो ब्रीदिंग मेनली जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कोई एनर्जी जो है रिलीज नहीं होता है, उसमें जो है लंग्स इन्वॉल्व होता है, समझे। उसमें मेनली क्या होता है एयर का इनहेलेशन होता है, इट मीन्स एयर को हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एयर का एक्सहेलेशन होता है, मतलब कि एयर को हम छोड़ते हैं, हवा को छोड़ते हैं, हवा को लेते हैं। यही मेनली प्रोसेस होता है ब्रीदिंग में। सांस लेना सांस छोड़ना ही तो ब्रीदिंग है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें जो है कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। मेनली फिजिकल, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। ओके, दूसरा क्या होता है? एनर्जी कोई लिबरेट नहीं होता है। इसमें मेनली लंग्स का काम है, समझे, हमारे फेफड़ा का काम होता है। ओके, और इसमें मेनली सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, मतलब हवा लेते हैं और हवा को छोड़ते हैं। ओके, समझे। तो क्या होता है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता, इसमें केवल लंग्स इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अब आता है एयर का पैसेज क्या होता है, मतलब एयर जो होता है हमारे लंग्स तक पहुंचता कैसे। लंग्स के बाद जो है हमारा जो भी ऑक्सीजन गैस होता है वो जो है हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता कैसे, बस उसको ही हम देखेंगे। ओके, तो एयर का पैसेज देखते हैं, मतलब एयर कैसे कैसे पास होता है। तो पहले नोस्ट्रिल, हमारे नोज का जो है पहला पार्ट होता है नोस्ट्रिल होता है, ये वाला पार्ट जो होता है नोस्ट्रिल होता है, समझे। नोस्ट्रिल के बाद जो होता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी मतलब नाक का जो छिद्र होता है वो हो गया नेजल कैविटी। फिर क्या होता है? फैरिंग्स, फैरिंग्स में जाता है, फैरिंग्स, समझे, फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स के बाद कहाँ होता है? फैरिंग्स के बाद जो होता है लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को जो है हम लोग मेनली वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है, वहीं पे जो है साउंड का प्रोडक्शन होता है। और लैरिंग्स जो होता है वो क्या होता है? विंड पाइप और ट्रेकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। उस पर जो है दो मेम्ब्रेन होता है, समझे, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। मेम्ब्रेन होता है वोकल कॉर्ड, उस पर जब एयर स्ट्राइक करता है, एयर जब उसके थ्रू पास होता है तो वही वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो पहले एयर जो है नोस्ट्रिल में गया, उसके बाद नेजल पैसेज में, फिर फैरिंग्स में गया, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाता है वॉइस बॉक्स में। ओके, और जब जो है वॉइस बॉक्स के अंदर जब एयर पास करता है तो वॉइस बॉक्स जो होता है जस्ट, मतलब लैरिंग्स जो होता है जस्ट विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, समझे, ऊपर प्रेजेंट होता है। और जब उसके थ्रू एयर जो है उसके ऊपर जो है दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वोकल कॉर्ड। उससे जब एयर टकराता है, हवा जब उसके थ्रू पास होता है तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो फिर जो होता है यहाँ लैरिंग्स के बाद जो है हवा कहाँ जाता है? ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब कि विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप के बाद जो है ब्रोंकाई, वही विंड पाइप जो होता है ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। ब्रोंकियोल जो होता है सिंगल सेल जो होता है, एक ट्यूब होता है, मतलब एक सेल से बना ट्यूब होता है। कौन होता है वो? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल जो है डिवाइड होकर बनाता है एल्विलाई। एल्विलाई जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैलून, क्या नाम है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब गुब्बारे जैसा जो है ये स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, समझे। तो एल्विलाई जो होता है मेनली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझे। और यहीं पे एल्विलाई के अंदर जो होता है, एल्विलाई के अंदर ही क्या होता है? मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग जो है वहां पे देखे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है? विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विलाई जो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है? एल्विलाई के अंदर, एल्विलाई के अंदर भी क्या होता है? मेनली जो है ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। एल्विलाई भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जहां पे क्या हो? ज्यादा से ज्यादा जो है गैसेस का एक्सचेंज हो, समझे। तो मेनली गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है? एल्विलाई के अंदर होता है। क्या कि एयर जो होता है वो कान नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी में है, नेजल कैविटी से फैरिंग्स में गया, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ट्रेकिया में गया, मतलब विंड पाइप में गया। फिर ट्रेकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में एयर गया। ब्रोंकाई के बाद जो है सिंगल सेल ट्यूब ब्रोंकियोल होता है, एक सेल से बना ट्यूब होता है, ट्यूब, समझे, एक सेल से बना ट्यूब होता है, पाइप होता है, समझे, वहां पे एयर पहुंचा। उसके बाद एल्विलाई में जाएगा एयर। एल्विलाई जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्विलाई जो होता है बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। एल्विलाई के अंदर जो होता है ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है जो आसानी से क्या करे? ब्लड को क्या करे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, समझे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है गैसेस एक्सचेंज जो होता है मेनली कहाँ होता है? एल्विलाई में होता है। क्यों एल्विलाई में होता है? क्योंकि एल्विलाई जो होता है ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, समझे।
तो एल्वुलाई के अंदर ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्यों गैसेस का एक्सचेंज होता है? क्योंकि एल्वुलाई के पास जो होता है ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, जहां पे आसानी से गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन। समझे? अब आता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। ब्रीदिंग में दो चीज होता है, एक एयर को इनहेल करते हैं, दूसरा एयर को एक्सहेल करते हैं। मतलब एक जो है सांस लेते हैं, दूसरा सांस छोड़ते हैं। मेनली यही जो है हमारा क्या है, मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। पहले देखते हैं सांस लेते कैसे। पहले जो है इनहेलेशन देखते हैं, मतलब ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, उसको देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो है क्या है, एक स्ट्रक्चर है। डायफ्राम जो होता है डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी, ये जो हो गया एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया, कैविटी, और ऊपर जो हो गया यहाँ पे ये चेस्ट कैविटी हो गया। क्या हो गया, ये चेस्ट कैविटी हो गया। ओके, तब क्या होता है, डायफ्राम, ये जो हो गया डायाफ्राम हो गया, डायाफ्राम हो गया। ये हमारा डायफ्राम हो गया, जो चेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करके रखता है, सेपरेट करता है। ओके, तो क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ मूव करता है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ मूव करता है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, रिब के जो होता है, ये हमारा रिब के जो होता है वो फैलता है। क्या होता है, फैलता है। समझे? तो जब भी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ मूव करता है, रिब के जो होता है एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है। फिर जो है तब हवा जो है लंग्स में इंटर करता है, तब हवा जो है फेफड़े में जाते हैं। समझे? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहले इनहेलेशन देखे, जिसमें क्या हुआ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मतलब कि जब भी हम सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं, तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ मूव करेगा, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होता है, फैलता है, एयर जो है तब लंग्स में इंटर करता है। डायफ्राम जो होता है डोम शेप ऑर्गन होता है, डोम शेप ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। समझे? अब आता है दूसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक्सहेलेशन। वो हमारा जो होता है एक्सहेलेशन होता है, जिसमें ब्रीद आउट मतलब सांस छोड़ना, सांस को छोड़ते हैं ब्रीद आउट में, एक्सहेलेशन में। यहाँ पे जो होता है डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, जब सांस छोड़ते हैं ऊपर की तरफ मूव करता है, जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ओके, तो एक्सहेलेशन में मेनली क्या होता है, ब्रीद आउट मतलब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पे रिबकेज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, रिबकेज सिकुड़ जाता है। यहाँ पे रिबकेज जो है फैल रहा था, यहाँ पे रिबकेज सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे चेस्ट कैविटी जो होता है डिक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी क्या होता है, डिक्रीज। जब सांस छोड़ते तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होता है, वही सांस लेते तो चेस्ट कैविटी फैल जाता है। समझे? फिर यहां से क्या होता है, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, और यहां से हवा जो होता है लंग्स से बाहर निकल जाता है। समझे? समझे ना? तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्रक्रिया हो रहा है, यहाँ पे मेन रोल जो होता है डिफ्यूजन का होता है। डिफ्यूजन में मेनली क्या होता है, गैसेज जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो मेनली डिफ्यूजन वो आगे देखते हैं। समझे? तो ये इतना काम हुआ। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एल्विलाई। एल्विलाई जो होता है वो थीन वाल होता है, पतला सा वाल होता है, चदरा होता है, एक जो होता है वाल चदरा होता है। एल्विलाई जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है, पतला सा वाल होता है, जो क्या होता है, जहां पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। एल्विलाई जो होता है एक ऐसा वाल होता है, एक पतला सा वाल होता है, जहां पे बहुत ज्यादा जो है ब्लड कैपिलरी जो होता है प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। समझे? समझे ना? तो क्या होता है, O2 जो होता है ऑक्सीजन गैस, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है, जब सांस लेते हैं तो ब्लड जो है हमेशा फ्लो करते रहेगा, क्योंकि एल्विलाई के अंदर क्या हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज, और एल्विलाई के अंदर क्या है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल से हमेशा ब्लड फ्लो करते रहेगा। तो जैसे नोस्ट्रिल्स होते हो, नोजल कैविटी, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्विलाई में जब एयर जाएगा तो वहां पे एल्विलाई में गया, एल्विलाई के अंदर ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड में जो होगा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्विलाई के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है ज्यादा है, और क्या नाम है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो एल्विलाई से क्या होगा, एल्विलाई से यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा एल्विलाई से ब्लड में, ब्लड से एल्विलाई में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है अमाउंट कहाँ है, एल्विलाई में ज्यादा है, तो एल्विलाई से जो है ऑक्सीजन कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड के अंदर। ओके, और क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है और एल्विलाई के अंदर कम है, तो ब्लड से जो है क्या होगा, एल्विलाई के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है डिफ्यूजन होगा। इस तरह से क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूवमेंट होगा। ओके, और इस तरह जो है एल्विलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा।
समझे। और जब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा तब यहाँ पे जो है ब्लड का काम शुरू होगा। ब्लड जो है क्या करेगा, वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है ऑक्सीजन, बॉडी के डिफरेंट सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा, समझे। तब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि O2 जो है क्या होगा, एल्विलाई से, O2 जो है एल्विलाई से जो है ब्लड में चला जाएगा। O2 डिफ्यूज फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड, एल्विलाई से जो है O2 गैस जो है ब्लड में चला जाएगा। और CO2 गैस जो होगा वो जो है ब्लड से एल्विलाई के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए एल्विलाई से ब्लड में जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, इसलिए ब्लड से एल्विलाई में जाएगा। ओके, समझे। और यहाँ पे जो है सबसे मेन रोल, ये सारा प्रोसेस का मेन रोल प्ले कर देता है, तो वो है हमारा हेमोग्लोबिन। ब्लड जो होता है वो रेड क्यों होता है, रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, समझे। तो हेमोग्लोबिन रेड जो होता है आयरन के कारण होता है। और ब्लड रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। अगर हेमोग्लोबिन ना हो ना तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड का डिफ्यूजन या ब्लड का सॉरी क्या नाम है, अगर हेमोग्लोबिन ना हो ना तो क्या नाम है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो हेमोग्लोबिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस के ट्रांसपोर्ट में। हमारे सेल के हमारे बॉडी के एक सेल तक जो ऑक्सीजन गैस पहुंचता है वो हेमोग्लोबिन के कारण ही पहुंच पाता है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हेमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, हमारे बॉडी के एक सेल तक पहुंचाता है, समझे। और सेल जो होता है ऑक्सीजन गैस का यूज करके जो है ग्लूकोज के क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी रिलीज करता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा था, वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है क्या हो रहा था, पायरुवेट ब्रेक डाउन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा था, समझे। तो वो भी यहाँ पे हो रहा है। तो सेल जो है यहाँ से जब हेमोग्लोबिन आरबीसी पर जो है हेमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक सेल तक पहुंचाएगा। जब सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज जो प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और एनर्जी लिबरेट करेगा, समझे ना। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन जो होता है उसका बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन गैस के टुवर्ड्स एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेमोग्लोबिन का लव स्टोरी यही है कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा दोस्ती जो है किससे करता है, ऑक्सीजन से। और फिर हेमोग्लोबिन जो है यहाँ पे आइएगा तो हेमोग्लोबिन सबसे ज्यादा एफिनिटी जो है अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो हेमोग्लोबिन का 2 दोस्त है और एक गर्लफ्रेंड है। हेमोग्लोबिन का 2 दोस्त और एक गर्लफ्रेंड है, समझे। हेमोग्लोबिन दोस्ती जो है 2 गोरा से किया है, एक ऑक्सीजन से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से, समझे। और ये जो है हेमोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा प्यार जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है, समझे। तो हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन का सबसे जिगरी दोस्त अगर कोई है तो ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन से भी ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है हेमोग्लोबिन तो वो हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि हेमोग्लोबिन का पहला प्यार कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हेमोग्लोबिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को देखता है एक साथ तो हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ भागता है, ना कि ऑक्सीजन की तरफ, समझे। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, ना कि ऑक्सीजन से। तो इसीलिए जो है जब भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉल्यूटेड एरिया होता है तो वहां पे जो है वो जो है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो होता है उसका अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के टुवर्ड्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंपेयर किया जाए तो हेमोग्लोबिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, सबसे ज्यादा फ्रेंडली होता है ऑक्सीजन से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंपेयर किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, समझे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा ये जो है क्या करता है, प्यार करता है इस कंपेयर टू ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखा जाता है सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप जो है वो क्या है, O2 से है, ना कि CO2 से। तो कोई भी इंसान जो है अपने पहले प्यार से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है और किसी से नहीं। उसके बाद कोई भी यार डजंट मैटर, उसके बाद कोई भी इंसान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह पहला प्यार जो है हेमोग्लोबिन का वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, डजंट मैटर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा तो हेमोग्लोबिन जो है सबसे पहले चूज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। क्योंकि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और कार्बन
डाइऑक्साइड प्यार करता है, पर हेमोग्लोबिन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है। इसलिए कोई भी इंसान जिससे प्यार करता है उसके तरफ जाता है, भले उससे कोई कितना भी प्यार करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसी तरह हेमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा एफिनिटी है, अट्रैक्टेड है एज कम्पेयर टू O2। और क्या नाम है, हेमोग्लोबिन का दोस्ती जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा है। वही जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो हेमोग्लोबिन सबसे पहले जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही ऑक्सीजन गैस के पास। समझे? तो यही है हेमोग्लोबिन का लव स्टोरी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली सोलूबल होता है, बहुत ही ज्यादा सोलूबल होता है वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा, और कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली सोलूबल होता है वाटर में, इसीलिए जो है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू। समझे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेनली सोलूबल होता है, बहुत ही ज्यादा सोलूबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू, ना कि हेमोग्लोबिन के थ्रू। बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली क्या होता है, मेनली जो है ऑक्सीजन ही क्या होता है, हेमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली डीजल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों डीजल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही ज्यादा सोलूबल होता है वाटर में। समझे? तो ये है हमारा हेमोग्लोबिन का लव स्टोरी। और हेमोग्लोबिन को जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के बिना रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कोई भी जीव जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बस उसे बतवा है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल रेड हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन रेड आयरन के कारण होता है, और ये ऑक्सीजन गैस को पहुंचाता है अलग हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल तक। अब उसी ऑक्सीजन गैस के यूज करके हमारा सेल जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, एनर्जी लिबरेट करता है। हेमोग्लोबिन का जो है सबसे ज्यादा प्यार जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन से होता है, और हेमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा प्यार जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के टुवर्ड जो है ज्यादा अट्रैक्टेड होता है हेमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कंपेरिजन किया जाता है, हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आए तो हेमोग्लोबिन जो है हमेशा ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आए तो हमेशा जो है हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, क्योंकि पहला प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है। तो बस हेमोग्लोबिन का पहला प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सबसे पहले हेमोग्लोबिन जाएगा, ना कि ऑक्सीजन के पास, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के पास। समझे? अब आता है रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब कम समय में ज्यादा ब्रीदिंग कौन करता है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जलीय जीव होते हैं, मतलब जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उनका रेट जो होता है ब्रीदिंग का, श्वसन करने का, सांस लेने का जो क्रिया होता है कम समय में सबसे ज्यादा किस में होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। काहे होता है, क्योंकि क्या होता है, काहे होता है, क्योंकि क्या होता है कि वाटर में जो है बहुत ही कम अमाउंट में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ऑक्सीजन ज्यादा सोलूबल वाटर में ना होता है। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन वाटर में ज्यादा सोलूबल नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है कि कम ऑक्सीजन जो है वाटर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का कोशिश करते हैं। समझे? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जो कि जमीन पे रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाला जीव जो होता है उनमें जो है ब्रीदिंग रेट जो होता है ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है वाटर में जो है ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम होता है, मीन्स मतलब कि वाटर में जो है ऑक्सीजन बहुत कम सोलूबल होते हैं। समझे? वैसा ही जो होता है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका ब्रीदिंग रेट कम होता है, 20 से जो है शायद 15 से 20 जो होता है टाइम जो होता है पर मिनट होता है। ओके, समझे? यही होगा, इसी के आसपास होगा। समझे? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो है ब्रीदिंग रेट बहुत कम होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है। काहे होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं कम प्रेजेंट होते हैं वाटर में, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझे? तो ये हमारा ब्रीदिंग जो हुआ आज खत्म हुआ। आगे जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जिसमें दिल कैसे धड़कता है उसके बारे में देखेंगे, दिल की धड़कने सुनेंगे। समझे?
और ये हमारा ब्रीदिंग, सांस छोड़ना, सांस लेना, हेमोग्लोबिन का लव स्टोरी सब खत्म हुआ। आगे जो है हम लोग दिल कैसे धड़कता है उसको देखेंगे, मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड जो है अलग अलग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी डाउट हो उसको कमेंट में शेयर कीजिए मेरे से, ताकि हम आप लोग का डाउट सोल्व करें। हाँ, और पिछले लेक्चर में बोले थे कि जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कितना जो है एटीपी बनता है, तो मेनली दो जो है एटीपी बनता है, समझे। तो क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है 38 एटीपी बनता है। तो ये आज जो है आप लोग का डाउट सोल्व हुआ कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 2 एटीपी बनता है, समझे। तो ये जो है कल हम कंफर्म नहीं थे, आज कंफर्म हो गए हैं, तो इसलिए बता दी हैं आप लोग को। और ये जो है हमारा ब्रीदिंग है ये आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और याद रखिए कि समय कम है, सिलेबस जो है ज़्यादा है, तो इसीलिए कहा है इस पे को शायरी है कि क्या कहा जाए, वो भी अपने ना हुए दिल भी हाथ से गया, मतलब कि सिलेबस भी कंप्लीट ना हुआ और टाइम भी निकल गया, तो वो भी अपने ना हुए और दिल भी हाथ से गया, समझे। तो वो भी अपना नहीं हुआ और दिल भी अपना ना रहा, मतलब टाइम भी नहीं रहा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए कृपया करके आप लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और कम से कम इधर उधर करें, समझे। तब पढ़ाई जो है बहुत अच्छा से करें, एग्जाम जो है बहुत करीब है। ब्रीदिंग खत्म हुआ, कल से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे।